Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Learning. Here is your teacher Gitanjali. I am teaching you today about the electrochemistry chapter. Today we will start a new chapter electrochemistry. Last video में हमने solution chapter के NCERT क्वेश्चन कंप्लीट करें. Solution chapter हमारा कंप्लीट हो चुका है. Today we will start our new chapter electrochemistry. So before starting this chapter, subscribe my channel and like this video. So first of all we will define the term electrochemistry. Electrochemistry यानी कि electrical एनर्जी का केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन क्या है केमिस्ट्री में, तो इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. रिडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन, इसकी एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज और ईएमएफ किसी सेल का, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, इसके अलावा हमें स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ना है. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरीके से बदलती है. कोलराउश लॉ क्या होता है. कोलराउश लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन. तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने. तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा. जैसे सपोज इफ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक एंड कॉपर सल्फेट, तो रिएक्शन Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. So here the zinc which is having zero oxidation state is converting into +2 oxidation state. So zinc is being oxidized and here copper is being reduced. So both the processes are occurring simultaneously. So this is the example of redox reaction. तो यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया. तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा था, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी. तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल. इसी के जस्ट अपोजिट अगर किसी सेल में क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. हम कहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिडॉक्स रिएक्शंस. जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में. तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस. 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. तो यहाँ पर इसके बाद हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहली तो जैसे हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि NaOH, F2Cl2, इनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से. दूसरा जैसे बैटरीज, सेल्स, ये यूज़ होती हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, डिवाइसेस में, जिससे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है. ठीक है, इसके अलावा द सेंसरी सिग्नल्स सेंड टू द ब्रेन थ्रू द सेल्स and vice versa, and also the communication among different cells are based on electrochemical phenomena. And moreover to this, जो हमारा
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, दे आर जनरली energy efficient or less polluting, so we can say that they are eco-friendly. And being eco-friendly, this is why their study is gaining importance to develop new technologies. तो सबसे पहले हम वन बाय वन इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन और फ्यूज स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की किसी इलेक्ट्रोलाइट के। अगर जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसका चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, और इसके लिए जो एपरेटस यूज़ होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस सेल का। दिस इज द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस सेल। यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने 2 ग्लास रॉड्स लिए हैं। ठीक है, ग्लास रॉड्स को हमने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों ग्लास रॉड्स को, मेटल रॉड्स को हमने सोल्यूशन में डिप किया है, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज बैटरी। ये जो रॉड्स होती हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होता है दिस इज कैथोड, जो पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड होता है इट इज एनोड। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है इसको हम आयनाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यानी कि जब कोई हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसको किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं या मोल्टन स्टेट में लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिसोशिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयन में। जैसे अगर हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया तो ये डिसोशिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब इसके बाद जब हमने ये डिसोशिएट हो गया, तो जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए इनको कैटायंस कहा जाता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इनको एनायंस कहा जाता है। और जब ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर ये चार्ज लूज़ कर देते हैं आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर लूज़ कर रहे हैं चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एनायंस, तो ये न्यूट्रल बन जाते हैं, और कैटायंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रॉम द कैथोड बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो इनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये न्यूट्रल स्पीसीज बना देते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन क्यों, क्योंकि इनकमिंग कैटायन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके न्यूट्रल स्पीसीज बन जा रहे हैं, और कैथोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दे करके क्या बन जा रहा है, न्यूट्रल स्पीसीज बन जा रहा है। तो कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म भी लर्न कर सकते हैं, रेड कैट एन ऑक्स, मतलब रिडक्शन कैथोड एनोड ऑक्सीडेशन, रेड कैट एन ऑक्स। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू रिमेंबर कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये हमेशा होगा। और इसी के साथ साथ कैथोड की तरफ कैटायन ही जाएंगे, एनोड की तरफ एनायन ही जाएंगे, चाहे सेल हम कोई भी ले लें, इलेक्ट्रोलिटिक ले लें या इलेक्ट्रोकेमिकल ले लें, कोई भी सेल हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया इसके बारे में न्यूट्रल स्पीसीज में बदल जाना। तो जब हमारे आयंस न्यूट्रल स्पीसीज में बदल जाते हैं तो हम इनको कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। बट अगर न्यूट्रल स्पीसीज में बदलने के बाद भी ये कलेक्ट होके कोई दूसरा फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं तो ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी चेंज। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस हमारा होगा मोल्टन स्टेट में,
तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये उसी से बनेगा जो सब्सटेंस हमने लिया है। लेकिन अगर हमने इसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ हम इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी देखेंगे। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। और कभी कभी इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम धीरे धीरे यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ठीक है। लेड ब्रोमाइड मतलब PbBr2। तो जब हम लेड ब्रोमाइड को लेते हैं तो लेड ब्रोमाइड को हमने मोल्टन स्टेट में लिया है। लेड ब्रोमाइड हमने मोल्टन स्टेट में लिया है। मोल्टन स्टेट में अगर हम लेड ब्रोमाइड को लेंगे तो सबसे पहले जब हमने इसको मोल्टन स्टेट में लिया, मेल्ट किया, तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, 2Br नेगेटिव मिल जाएगा हमको। इसके बाद देखो क्या होगा, कैथोड पर हमें पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड की तरफ कौन मूव करते हैं, हमारे कैटायंस। तो कैटायंस क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और न्यूट्रल स्पीसीज बना देंगे। नाउ दिस इज रिडक्शन एंड प्राइमरी चेंज। यहीं पर एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन गया, ठीक है, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे और न्यूट्रल स्पीसीज बन गया। तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो प्राइमरी चेंज। बट ये जो Br न्यूट्रल स्पीसीज बना है, इसमें Br के दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर Br2 एक गैसियस मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल बना देंगे, दिस इज सेकेंडरी चेंज, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम क्या कहेंगे, व्हेन वी विल ऐड द रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड, तो हमें फाइनल ओवरऑल रिएक्शन ये मिल जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि कैथोड पर हमें लेड मिलता है, एनोड पर हमें ब्रोमीन मिलती है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, लेड कैथोड पर, ब्रोमीन एनोड पर। ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया मोल्टन लेड नाइट्रेट का। इट इज़ वेरी इजी। इसके बाद हम बात करते हैं सेम फॉर द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के लिए भी सेम होगा। सोडियम क्लोराइड का जब हमने मोल्टन में लिया तो यहाँ पे क्या होगा, दो आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कैथोड की तरफ पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो गया, हमारा रिडक्शन, एंड एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई। तो मोल्टन NaCl के लिए कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन गैस हमें मिलती है, ठीक। यहाँ पर भी देखो क्लोरीन के लिए क्या होगा, दो चेंजेस होंगे। एक होगा प्राइमरी जिसमें हमारा Cl आयन बनेगा, Cl एटम बनेगा Cl आयन से, और Cl आपस में मिलकर Cl2 बनाएंगे, तो दिस विल बी सेकेंडरी चेंज। तो ये हमारी सेकेंड प्रोसेस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर इसलिए लिया, एसिडुलेटेड वाटर मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने वाटर के साथ कोई एसिड ऐड कर दिया है, ठीक है। एसिड ऐड किया है, तो जब हम वाटर के साथ एसिड ऐड कर रहे हैं, क्यों करा ऐड हमने, क्योंकि जो वाटर होता है ये बहुत ही वीकली आयनाइज होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट जब हम इसमें एसिड मिला देते हैं तो ये बेटर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। इसीलिए वाटर को एसिडिफाई किया जाता है विद आइदर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद इसमें हमें 3 टाइप के आयन मिल गए। ये हमारा वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड जब आयनाइज होगा तो एक हमें H पॉजिटिव मिलता है, एक OH नेगेटिव मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो हमारा कॉमन आयन हो गया, ठीक है। दूसरा हमें मिल गया OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। तो 3 आयन्स हमें यहाँ पर मिल गए। तो देखो होगा क्या कि जब हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कैथोड की तरफ तो कैटायन, जो कि हमारा एक ही है, कैटायन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा और रिड्यूस हो जाएगा,
ठीक है। प्राइमरी में H एटम बनेगा, HH आपस में कंबाइन होकर सेकेंडरी चेन से H2 गैस बना देंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारे एनायंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। दो एनायंस हैं हमारे पास, OH नेगेटिव और सल्फेट आयन। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन में है। ठीक है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन में है, लेकिन होता क्या है, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है OH नेगेटिव आयन का वो बहुत कम होता है सल्फेट आयन से। तो इसीलिए हमारा OH नेगेटिव आयन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो एनोड में वो आयन मूव करता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, ये अभी हम आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये रीज़न होने की वजह से विच विल गो at anode OH negative because its discharge potential is lower than the sulfate ion। तो यहाँ पर OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 4OH बन गया, प्राइमरी चेंज, 4OH आपस में कंबाइन होकर H2O प्लस O2 बना देगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं जिससे कि हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाए। ये रिएक्शन और ये रिएक्शंस, ठीक है, इनको हमने जब कंबाइन किया तो हमें ओवरऑल ये रिएक्शन मिल गई। तो हम फाइनली ये कहेंगे कि जब एसिड्यूलेटेड वाटर का या एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एनोड पर O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलती है और कैथोड पर H2 मिलती है। 10th क्लास में भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखा होगा, वही सेम प्रोसेस है, बस इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरीके से हो रही है। अब यहीं पर अभी हमने एसिड्यूलेटेड वाटर लिया। अभी अगर हम यहाँ पे जैसे अभी हमने NaCl लिया था, मॉल्टन NaCl लिया था, यहाँ पे हमने मॉल्टन NaCl लिया था। अब हम अगर एक्वस NaCl ले लें तो एक्वस NaCl लेने पर इसके इलेक्ट्रोलिसिस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि ये क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जब हम एक्वस NaCl सॉल्यूशन लेते हैं तो एक्वस NaCl में सबसे पहले हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, दो कंपाउंड्स हैं, NaCl और H2, दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि हमारे पास टोटल 4 आयन हो गए। तो इसमें से 4 आयन्स में से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर Na पॉजिटिव और HCl, ठीक है, जो हमारे कैटायंस हैं, तो कैटायंस में से कौन सा आयन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायंस में से कौन सा आयन एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो NaCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज होगा, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये क्या होगा, स्लाइटली आयनाइज होगा। इसके बाद देखो, अब हमारे जो आयन्स हैं इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं तो हमारे जो Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है ये दोनों ही हमारे कैथोड के पास हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है H पॉजिटिव का वो कम होता है। H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने की वजह से ये क्या करेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होने की वजह से ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा कौन, H पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या है, कम। अगर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के भी देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Na पॉजिटिव से ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा टेंड्स टू रिड्यूस होना चाहेगा। तो H पॉजिटिव हमारा इजीली रिड्यूस हो जाएगा H2 में। तो ये तो इन दोनों के कंपटीशन की बात हो गई कि हमें पता चल गया कि कैथोड में H2 ही मिल रही है क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है H पॉजिटिव का वो लोअर है देन द Na पॉजिटिव आयन।
ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एनोड की। तो एनोड में देखो हमारे पास दो आयन है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दोनों का जो ये जो दोनों हैं यहाँ पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों में ही क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। तो अब इन दोनों में कौन ज़्यादा टेंड्स टू इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, कौन ज़्यादा चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ, तो ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है OH नेगेटिव की। ठीक है, OH नेगेटिव चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ, बट ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आती है ओवर पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, देखो O2 से क्या बन रही, OH से क्या बन रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बन रही है, तो OH नेगेटिव में एक चीज़ आ जाती है ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज भी कहते हैं जिसको, जिसकी वजह से OH इस कंपटीशन में पीछे रह जाता है और Cl नेगेटिव इस कंपटीशन में आगे बढ़ जाता है और Cl नेगेटिव से Cl2 गैस बना देता है। तो यहाँ पर फाइनली हम ये देखते हैं कि कैथोड पर हमें H2 गैस मिल रही है, एनोड पर हमें Cl2 गैस मिल रही है। तो इस चीज़ को एक ऐसे भी समझ सकते हो कि HCl हमें फाइनली मिल रहा है, H2 और Cl2 हमें फाइनली मिल रहा है। ठीक है, अगर H2 और Cl2 हमें मिल रहा है तो इससे ये चीज़ भी समझ में आती है कि ऑक्सीजन हमें इसमें नहीं मिलती, क्योंकि देखो अगर ऑक्सीजन इससे मिलने लगती तो क्या करते लोग, ऑक्सीजन कैसे मिल जाती है हमें, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, Cl2 प्रोड्यूस होती है, कैथोड पर H2 प्रोड्यूस होती है और एनोड पर Cl2 प्रोड्यूस होती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जैसे ये। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो कि किसी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं कर रहा। ठीक है, इन रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सबसे पहले हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो जब एक्वस सॉल्यूशन लिया तो हमें पता है कॉपर सल्फेट जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, दूसरा है हमारा वाटर जो स्लाइडली आयनाइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन है। ठीक है, सल्फेट और OH नेगेटिव में, कॉपर आयन और H पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि इन दोनों में कैथोड में कौन ज़्यादा चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होता है, या हम कह सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। H पॉजिटिव से इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर टू पॉजिटिव आयन से कॉपर बना देगा। अब एनोड पर क्या होगा, सल्फेट और OH नेगेटिव आयन है, दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा OH नेगेटिव का वो लोअर है देन द सल्फेट आयन। इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, OH से O2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हम फाइनली जब सॉल्यूशन में देखेंगे तो कैथोड पर कॉपर आयन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस हमें मिल रही है। ठीक है, कॉपर मिल रहा है, कैथोड पर एक्यूमुलेट हो रहा है, और एनोड पर हमें क्या मिल रहा है, एनोड पर हमें मिल रही है O2 गैस। ये तब हो रहा है जब हमने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है। वहीं पर अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रोड जो लिया है इनर्ट लिया है, जैसे कि प्लैटिनम ले लें या फिर ग्रेफाइट ले लें, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये हमारी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लें जो हमारी इस रिएक्शन में इंटरफेयर करे, तो हमारी जो रिएक्शन हो रही थी वो कुछ अलग हो जाएगी। अभी हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट किया था, अभी हम करते हैं कॉपर सल्फेट का, लेकिन हम उसमें कोई कॉपर इलेक्ट्रोड ही ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया
हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हमने किसको यूज़ किया, कॉपर इलेक्ट्रोड को। तो सेम ही प्रोसेस होगी, सबसे पहले तो यही होगा, क्या होगा जैसे पीछे हुआ था, दोनों ही में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, एक कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, दूसरा कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। जैसे कि पीछे हुआ था कि कैथोड पर क्या है, हमारे पास दोनों आयन है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए हमें कॉपर एटम डिपॉजिट हो जाएगा, हमारा जो कॉपर मेटल है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बट जैसे पीछे हमारा हुआ था सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन, तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सल्फेट और OH में कंपटीशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट को जैसे हम पीछे यूज़ कर रहे थे, कॉपर सल्फेट जैसे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में लिया था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड से कोई आयन लिबरेट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एनोड ही ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिससे कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन जाते हैं और कॉपर आयन हमारे सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो कॉपर है वो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है देन दिस सल्फेट आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो सल्फेट आयन है और OH नेगेटिव आयन है, उनसे ज़्यादा इजीली अगर कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो कॉपर इटसेल्फ, क्योंकि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, तो कॉपर इटसेल्फ विल ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा बना देगा कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। सो द फाइनल रिएक्शन विल बी दिस, कैथोड पर हमारा क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है और एनोड पर कॉपर आयन रिलीज हो रहे हैं। तो नेट रिजल्ट हम कहेंगे, नेट रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड from the solution and the equivalent amount of copper from the anode dissolved into the solution to form copper 2 positive ion. This principle is widely used in electroplating and purification of less reactive metal such as lead, copper, सिल्वर एट्सेट्रा। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ी है, इस इलेक्ट्रोलिसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इससे पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन से। सोडियम, पोटेशियम भी प्रोड्यूस होते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड, whereas aluminium is produced by electrolysis of molten aluminium oxide which is mixed with cryolite। ये अभी हम मेटलर्जी 6 चैप्टर आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन from the electrolysis of aqueous NaCl, manufacture of heavy water, electroplating and electrolytic refining of metals. So these are some applications, some importance of electrolysis. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिवली क्वांटिटी का किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है कि किसी सेल में, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कितना अमाउंट में हमारा जो एटम है या मेटल है कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। तो ये हमारे फेराडेज के लॉ हैं, 2 लॉ दिए फेराडेज ने, उन 2 लॉ के थ्रू हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। So this is all about today's video. So students, if you like the video, press the like button and also subscribe my channel. And if you have any query, then ask me in the comment box. Thank you so much. Have a good day.